नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रत्यय प्रकरण को काफी विस्तार से समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्यय प्रकरण। दोस्तों आइए सबसे पहले हम प्रत्यय के परिभाषा को समझते हैं। कहता है वे शब्दांश जो किसी दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक शब्द है पठ, जो कि संस्कृत का एक धातु है। इसका अर्थ होता है पढ़ना। अब इस पठ शब्द में हम तुमून प्रत्यय को जोड़ेंगे। दोस्तों, तुमून प्रत्यय का तुम शेष बचता है, तो हो जाएगा पठ जोड़ तुम बराबर पठ तुम। लेकिन तुम से पहले यहाँ इट का आगम होगा। अब ये इट क्या होता है इसे हम आगे समझेंगे। तो हो जाएगा पठ जोड़ तुम बराबर पठ तुम, लेकिन तुम से पहले इट का आगम हो जाएगा, इसीलिए पठ जोड़ तुम बराबर पठे तुम। अब इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ने के लिए। पहले था पठ जिसका अर्थ होता है पढ़ना। जैसे ही इसमें तुमून प्रत्यय जुड़ा, इसका अर्थ पढ़ना से बदलकर पढ़ने के लिए हो गया। यह किसकी वजह से हुआ? तो तुमून शब्द की वजह से, इसीलिए इस तुमून को हम प्रत्यय कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है भू जोड़ तव्य बराबर भवितव्य। यहाँ भी भू एक संस्कृत का धातु है जिसका अर्थ होता है होना। फिर इस भू शब्द के हम तव्य प्रत्यय को जोड़ेंगे। भू शब्द के साथ हम तव्य प्रत्यय को जोड़ेंगे। अब नया शब्द बन जाएगा भू जोड़ तव्य बराबर भवितव्य। अब इसका अर्थ हो जाएगा होना चाहिए। पहले था भू जिसका अर्थ होता है होना। जैसे ही इसमें तव्य प्रत्यय जुड़ा, इसका अर्थ होना से बदलकर होना चाहिए हो गया। यह किसकी वजह से हुआ? तो इस तव्य शब्द की वजह से हुआ। इसी कारण से इस तव्य शब्द को हम प्रत्यय कहेंगे। दोस्तों, प्रत्येक प्रत्ययों का अपना अपना एक अर्थ होता है। कौन से प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ करना है, इट का आगम कैसे होता है, कौन से प्रत्ययों का क्या शेष बचता है, इन सब बातों को हम इसी वीडियो में आगे विस्तार से समझेंगे। इसीलिए आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे कहता है कि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय क्या होता है, आइए इन्हें हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। ये कहता है क्रिया यानी कि धातु। दोस्तों, क्रिया को ही हम संस्कृत में धातु कहते हैं और धातु को ही हिंदी में क्रिया कहते हैं। अब आप क्रिया को तो जानते ही होंगे कि किसी भी काम को हम क्रिया कहते हैं, जैसे आना जाना, उठना, खाना पीना, सोना इत्यादि। इससे भी नहीं तो आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि जिस शब्द के लास्ट में ना जुड़ा होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना, खिलाना इत्यादि। तो यहाँ कहता है क्रिया यानी कि धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहेंगे तथा कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं। यानी कि क्रिया यानी कि धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़ेगा उसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे तथा इस कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को हम कृदंत कहेंगे। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक शब्द है हन, जो कि एक संस्कृत का धातु है। इसका अर्थ होता है मारना। इसमें हम त्रिच प्रत्यय को जोड़ेंगे। इस त्रिच को हम कृत प्रत्यय कहेंगे क्योंकि ये क्रिया हन क्रिया है, इसके अंत में जुड़ रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहेंगे। यहाँ ये त्रिच क्रिया के अंत में जुड़ रहा है, इसी कारण से इसे हम त्रिच प्रत्यय कहेंगे। अब हन जोड़ त्रिच से नया शब्द बनेगा हंत्री। इस हंत्री को हम कृदंत कहेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कृत
प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहेंगे। यहाँ कृत प्रत्यय त्रिच से नया शब्द बन रहा है हंत्री, इसी कारण से इस हंत्री को हम कृदंत कहेंगे। पहले था हन जिसका अर्थ होता है मारना, जैसे ही इसमें त्रिच प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बन गया हंत्री, अब इसका अर्थ होता है मारने वाला। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण है, यहाँ भी एक धातु है पठ, इसके साथ हम कतः प्रत्यय को जोड़ेंगे, फिर इस कतः प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहेंगे क्योंकि ये धातु यानी कि क्रिया के अंत में जुड़ रहा है। अब पठ जोड़ कतः से नया शब्द बनेगा पठितः, इस पठितः को हम कृदंत कहेंगे क्योंकि कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं। दोस्तों यह पठ धातु है, इसका अर्थ होता है पढ़ना, जैसे इसमें कतः प्रत्यय जुड़ा तो इसका अर्थ भूतकाल में चला जाएगा। अब इस पठिता का अर्थ हो जाएगा पढ़ा हुआ या फिर पढ़ा, यानी कि अर्थ भूतकाल में चला गया। दोस्तों ये त्रिच प्रत्यय क्या होता है, कतः प्रत्यय क्या होता है, कौन से प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ करते हैं, इन सब बातों को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। आइए पहले हम तद्धित प्रत्ययों को समझते हैं। दोस्तों दूसरा है तद्धित प्रत्यय, ये कहता है कि संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अभी हमने कृत प्रत्यय में पढ़ा कि क्रिया यानी कि धातु के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ तद्धित प्रत्यय कहता है कि संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद हमने कृत प्रत्यय में पढ़ा कि कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं। सेम यहाँ तद्धित प्रत्यय में कहता है कि तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द को तद्धितांत कहते हैं। आइए इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक शब्द है पांडु, जो कि एक नाम है और नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब इस पांडु के साथ हम अन प्रत्ययों को जोड़ेंगे। दोस्तों इस अन प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे क्योंकि ये संज्ञा के अंत में जुड़ रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ संज्ञा के अंत में अन प्रत्यय जुड़ रहा है, इसी कारण से इस अन प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। अब नया शब्द बनेगा पांडु जोड़ अन से नया शब्द बनेगा पांडवः, इसे हम तद्धितांत कहेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तो यहाँ तद्धित प्रत्यय अन से नया शब्द बना पांडवः, इसी कारण से इस पांडवः को हम तद्धितांत कहेंगे। दोस्तों पहले था पांडव, पांडु जो कि एक संज्ञा है, जैसे इसमें अन प्रत्यय जुड़ा फिर नया शब्द बन गया पांडवः। अब इसका अर्थ हो जाएगा पांडु का पुत्र। अब इसमें पुत्र शब्द कहाँ से आ गया, पुत्र का संबंध कैसे हो गया, इसे हम आगे विस्तार से तब समझेंगे जब हम अन प्रत्ययों को समझेंगे। आइए इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है। यहाँ एक शब्द है बुद्धि, जो कि एक विशेषण है। अब इसके साथ हम मतुप प्रत्ययों को जोड़ेंगे। दोस्तों इस मतुप प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे क्योंकि ये बुद्धि यानी कि विशेषण के अंत में जुड़ रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहेंगे। यहाँ इस बुद्धि विशेषण के साथ मतुप प्रत्यय जुड़ रहा है, इसी कारण से इस मतुप को हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। यहाँ बुद्धि जोड़ मतुप से नया शब्द बनेगा बुद्धिमान, फिर इस बुद्धिमान को हम तद्धितांत कहेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द को तद्धितांत कहते हैं। दोस्तों पहले था बुद्धि, जैसे इसमें मतुप यानी कि तद्धित प्रत्यय जुड़ा तो यह बुद्धि से बुद्धिमान में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या सीखा, आइए एक बार प्रीव्यू देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने प्रत्यय के परिभाषा को जाना, फिर हमने समझा कि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, पहला कृत प्रत्यय तथा दूसरा तद्धित प्रत्यय। इसके बाद हमने समझा कि कृत प्रत्यय क्रिया यानी कि धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय से बने
हुए शब्द को तद्धितांत कहते हैं। अब दोस्तों कृत प्रत्यय के अंतर्गत बहुत से प्रत्यय आते हैं, जैसे कत कतवत, तव्य अनियर, कत्वा लेप, सत्री सानच, तुमुन सन, यक नीच। इसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत भी बहुत से प्रत्यय आते हैं, जैसे अन, तरल, मतुप, बतुप, ठक, दा। ऐसे ही कुल 22 प्रत्यय आते हैं। आइए अब हम इन्हें पार्ट 2 में एक एक करके विस्तार से समझते हैं। यहीं पर हम समझेंगे कि कौन से प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रत्येक प्रत्ययों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से प्रत्ययों का क्या शेष बचता है, इट का आगम कहाँ पर होता है। इसलिए प्लीज आप पार्ट 2 को बिल्कुल भी मिस ना करें। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।